नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आनंदित होके बड़े सुखपूर्वक आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि चाणक्य नीति को लेके हम नित्य उनके विचारों पर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से विचार हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको हम ध्यान रखते हुए अपने जीवन में संयमित तरीके से और डिसीजन लेने की क्षमता जो हमें डेवलप होगी इन सब विचारों के माध्यम से, वो कैसे हमारे लिए फ्रूटफुल, कैसे उपयोगी होगी, जिसके माध्यम से हमारे हमारी जीवन बड़ी सुगमता से, बड़े सरल तरीके से चलेगी और अच्छी होगी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय था, पिछले वीडियो में वो खत्म हो गया था, आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है और उसी का पहला जो श्लोक है वो है कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़िता व्यसनम केन न प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। अर्थात संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई ना कोई दोष अथवा अवगुण ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जिसने व्यसनों में पड़कर कष्ट न झेला हो। और सदा सुखी रहने वाला व्यक्ति भी कठिनता से ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में कभी न कभी कष्ट अथवा संकट उठाने का अवसर आ ही जाता है। इसमें चाणक्य ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी संपन्न हो, कितना भी गुणी हो, कितने भी अच्छे वंश का हो, कुल का हो, किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी वजह से उसको कभी न कभी अपने जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, कष्ट से गुजरना पड़ता है। और ये कष्ट में जो व्यक्ति दृढ़तापूर्वक खड़े रहते हैं, जो इसमें संयमित रहते हैं, कोई ऐसे गलत काम करने से बचते हैं, वो अपने जीवन में अवश्य सुखी होते हैं और संपन्न होते हैं। आगे कह रहे हैं कि आचार्य चाणक्य ने यह बात ठीक ही कही है कि संभवतः कोई विरला ही वंश अथवा कुल ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो। दोष सभी में होते हैं, चाहे वो कितना संपन्न वंश हो, कुल हो, दोष कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होता ही है। और सभी व्यक्ति कभी ना कभी किसी रोग से पीड़ित होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति कितना भी फिट हो, बट समटाइम्स दे ऑल्सो फील इल। उन्हें भी बीमारी आती है, वो भी बीमार होते हैं और रोग से पीड़ित होकर कष्ट भोगते हैं। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा किसी बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है, उसे भी दुख उठाने पड़ते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी ऐसे गंदी चीजों की आदत लग गई हो, तो फिर उसको भी उसका कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि फिर वो उससे बच नहीं सकता। संभवतः संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे सदा सुखी मिलता रहा हो और संकटों ने उसे कभी घेरा ना हो। ऐसा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास हमेशा सुख रहा हो। उसे कभी न कभी किसी न किसी प्रकार का कष्ट झेलना ही पड़ता है। आप अपने आप को सदा सुखी समझने वाले व्यक्ति के सामने भी कई प्रकार के छोटे बड़े संकट आ सकते हैं, अर्थात कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। उनका कहने का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति इतना पूर्ण नहीं है कि उसके जीवन में कष्ट ना हो, बीमारी ना हो और दोष ना हो। ये सब में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन होता सब में है और सभी को इससे गुजरना होता है। तो कोई भी संपूर्ण नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप जो परफेक्शन और परफेक्ट के चक्कर में पड़े होते हो, तो ये एक ख्याली पुलाव है, एक कल्पना है। इन दिस वर्ल्ड, इन दिस रियल वर्ल्ड, दिस थिंग्स आर नॉट एग्जिस्ट। आपको ये समझना ही होगा, यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। एंड अगर आप इन चीजों को समझेंगे, जानेंगे,
तभी आप अपने जीवन में शांति पाएंगे। अगला श्लोक पढ़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अचारा कुलम अख्याति देशम अख्याति भाषणम संप्रभा स्नेहम अख्याति वपुरा ख्याति भोजनम। अर्थात मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है उससे उसका प्रेम प्रकट होता है, और किसी के शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा प्रकट होती है। अर्थात यह पता चलता है कि वह कितना खाता है। यहाँ पे व्यवहारिक तरीके से चाणक्य ने नीति की बातों को इतने अच्छे से प्रस्तुत किया है कि जिसको हम सिर्फ देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा हो सकता है, उसका बैकग्राउंड कैसा हो सकता है, वो कहाँ से आया है। इन सब के बारे में उसकी हम बातों से, उसके कामों से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है उससे उसके कुल का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। आपका व्यवहार, आप कैसे किसी के साथ बर्ताव करते हैं, आपका बिहेवियर किसके लिए कितना कैसे करना है, ये बताता है कि आप किस कुल से आए हैं। इसी प्रकार मनुष्य की भाषा और बोलचाल से उसके देश प्रदेश अथवा रहने के स्थान का पता चलता है। और आपकी जो बोलने की जो आप बोलते हैं, आपकी बोलने की जो भाषा है, इससे पता चल जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। क्योंकि आप कितना भी कहीं भी रह के कोई भी भाषा सीख लें, परंतु जो आपकी मातृभाषा है वो किसी न किसी वे में बाहर आती है, वो निकल के आती है। तो उससे आपके क्षेत्र का पता चली जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का किसी के प्रति आदर प्रकट करता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। आप किसी भी व्यक्ति को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसकी कितनी इज्जत करते हैं, आपका उसके प्रति कैसा भाव है, इससे प्रकट होता है कि वह उसका स्वभाव कैसा होगा। इसी प्रकार किसी के शरीर की बनावट देखकर उसके खाने की मात्रा का अनुमान होता है। अगर कोई व्यक्ति का शरीर देखा जाए तो उससे यह अंदाजा लग जाएगा कि वो क्या खाता होगा। जैसे कि शरीर कई तरीके के होते हैं, बहुत लोग बहुत मोटे होते हैं, कुछ लोग लीन होते हैं, कुछ लोग फिट होते हैं। और उस शरीर की जो दशा होती है उससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वो किस प्रकार का भोजन करता होगा। तो शरीर के बनावट से इंसान के खाने की स्थिति का पता चल जाता है। आगे क्या कहते हैं, सुकुले योजयेत कन्याम पुत्रम विज्ञासु योजयेत विस्ने योजयेत क्षुत्रम मित्रम धर्मे नियोजयेत। अर्थात समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े। शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल देना चाहिए जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो, और अपने मित्र को धर्म के मार्ग पर लगाना उचित है। अब यहाँ पे चाणक्य कुछ बातें बता रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे परिवार में ही करे। हर माता पिता चाहते भी यही है कि उसके पुत्री का जो विवाह हो अच्छे कुल में हो। अच्छे कुल में होगी तो वहां पे उसका मान सम्मान होगा, उसकी रिस्पेक्ट होगी। क्योंकि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसके जब पुत्री का विवाह किसी ऐसे कुल में हो जहां पे उसका अनादर हो। तो हमेशा पेरेंट्स का एक ये दायित्व बनता है कि अपने पुत्री का विवाह वहीं पे करवाए जहां पे उसका मान सम्मान हो, जहां उसकी रिस्पेक्ट हो, और वहां जहां पे उसके चॉइस लेने की स्वतंत्रता हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उन्हें चाहिए कि वो अपनी संतान को विद्वान बनाए। वही बात है कि अपने पुत्र और पुत्री को अच्छे से पढ़ाए लिखाए,
ऐसी शिक्षा दे जिससे वो समाज में उस शिक्षा के माध्यम से अपना भी नाम रोशन कर सके और माता पिता का भी आदर सम्मान हो। शत्रु के संबंध में व्यसन की बात चाणक्य ने जिस प्रकार से कही है, उससे प्रकट होता है कि वे कितनी दूर तक की बात सोचते थे। आज भी देखने में आता है कि बहुत से पड़ोसी देश अपने विकास में लगे हुए देशों को मार्ग से भटकाने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। यहां पे चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि अगर अपने शत्रु को जीतना है तो उसको ऐसे काम में उलझा दो कि वो उसी में उलझा रहे और अपनी शक्ति आप बढ़ाते रहिए। अभी रिसेंटली में जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब टेररिस्ट आए और हमारे देश में आके इस तरीके का घिनौना काम किया जिससे यहाँ की जनता को बहुत आघात पहुंचा, बहुत दुख पहुंचा। और उनका इंटेंशन जो था वो यही था कि वहां की जनता को, वहां की पब्लिक को, वहां की सरकार को परेशान कर दो। तो वो हमें अपना शत्रु समझते हुए उन्होंने ऐसी तकनीकी अपनाई, लेकिन उसका जो जवाब था वो बहुत अच्छा था, इंडिया ने दिया भी। और ऐसा ही होना चाहिए कि अगर कोई आतंकवाद फैला रहा है, कोई गलत तरीके से काम कर रहा है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो इसी प्रकार उन्हें भी ऐसी हमें रिटेलिएट करते हुए वो सब कामें करना चाहिए जिससे वो भ्रमित रहें और हम अपने स्तर पर अपने क्षमता का विकास करते रहें। वहां के लोगों में धन का लालच पैदा करके उन्हें आतंकवाद अथवा नशीले पदार्थों के व्यापार में लगाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि आज पहले जैसी परिस्थिति नहीं रही। आज आपस में युद्धों की नौबत बहुत कम हो गई। इसके बावजूद दूसरे देश को कमजोर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। बुरी लत ऐसी चीज है जिसमें एक बार फंसने पर निकलना कठिन होता है। अक्सर बहुत ऐसे देश करते हैं, एक दूसरे राज्य करते हैं, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या किसी क्षेत्र को टारगेट करते हैं कि वहां कुछ ऐसा कर दो कि वहां के लोग बस उसी में मस्त रहें, उन्हें किसी चीज से मतलब ना हो, उन्हें भ्रमित कर दीजिए। तो एक ये तरीका होता है कि अपने दुश्मन को हमेशा भ्रमित रखो, हमेशा उसको वो ना करने दो वो जो चाहता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रति। तो ये नीति की बातें हैं और नीति की बातें समझकर आपके जीवन में अगर ऐसा कभी हो तो इस चीज को अपनाएं, तो आपका भी जो डिसीजन है, आपके भी जो डिसीजन होंगे और आपकी जो उस समय स्थिति होगी वो मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। हमारे समझने, पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम हर एक स्थिति में अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखें। अगला श्लोक है, क्या कहते हैं चाणक्य? दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। अर्थात दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक रहेगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। इसमें यही बात कह रहे हैं कि अगर आपको सांप और दुष्ट व्यक्ति के बीच में किसी एक को चुनना हो तो आपको सांप चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उस पर खतरा ऐसा महसूस होगा तभी वो आपको काटेगा, तभी आपको डसेगा। परंतु जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो हमेशा आपके हानि के विषय में, आपकी अवनति हो, आपकी उन्नति ना हो, आप परेशान रहे, इसी के बारे में वो हमेशा सोचता रहता है और आपको कष्ट देने का प्लान करता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने यहां स्पष्ट किया कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक भयंकर होता है। सांप तो आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता ही रहता है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। तो दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, उनसे किसी भी तरीके का संबंध न बनाना चाहिए जिससे आपको परेशानी हो, आपको समस्या हो। तो आज हमने काफी बातों पे चर्चा किया, समझा
और आशा करते हैं कि आप भी इन सब बातों पे चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और इसको अपने दिमाग में रखेंगे, जिससे आपको निर्णय लेने में परेशानी ना हो और आप सही निर्णय ले सकें, जिससे आपके जीवन में भी एक सुकून और शांति बना रहे। और जब भी ऐसे कोई डिसीजन लेने का मौका मिले तब आप स्ट्रांग बने और सभी दुश्मनों के ऊपर रहें और सर्वश्रेष्ठ रहें। उसका तरीका यही है कि आप ज्ञान अर्जित करें और समझने की कोशिश करें। आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझे होंगे और इसको अपने जीवन में और अपने साथ के ऐसे लोगों को जो इन सब चीजों की जरूरत है जानने का, उन्हें जानना चाहिए, उनके साथ भी शेयर करिए। और ऐसे ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। आपके साथ फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।